नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का 14वां क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। डॉक्टर M.L. शर्मा जयपुर में कई मकानों के स्वामी हैं, जिनमें से एक जिसका नगर पालिका मूल्य 1,60,000 रुपये है, उनके स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में आता है। तो डॉक्टर M.L. शर्मा जयपुर में कई मकानों के स्वामी हैं, जिसमें से एक मकान में वे स्वयं रहते हैं और उस मकान का नगर पालिका मूल्य है 1,60,000 रुपया तथा शेष मकान किराए पर उठाए गए हैं। गत वर्ष 2019-20 के दौरान उन्होंने एक मकान का किराया, जिसे एक सार्वजनिक समिति कंपनी को किराए पर उठाया गया था, 2,43,000 रुपये दिसंबर 2019 में प्राप्त किया। कई मकानों के वो स्वामी हैं, जिनमें से एक मकान में वो स्वयं रहते हैं और बाकी मकानों को उन्होंने किराए पर उठा रखा है। जिन मकानों को उन्होंने किराए पर उठा रखा है, उनमें से एक मकान उन्होंने किसी कंपनी को सार्वजनिक सीमित कंपनी को किराए पर उठाया गया था और उस कंपनी से उनको जो किराया है दिसंबर 2019, गत वर्ष 2019-20 में दिसंबर माह में उस कंपनी से उनको 2,43,000 रुपये किराया प्राप्त हुआ है। एक अन्य मकान का 2 माह का किराया 30,000 रुपये अभी तक बकाया है और जिन मकानों को किराए पर उठा रखा है, उनमें से एक अन्य मकान का 2 माह का किराया 30,000 रुपये अभी तक बकाया है। तो 2 माह का किराया 30,000 रुपये है, यानी कि 15,000 रुपये किराया एक महीने का है। 15,000 रुपये किराए के आधार पर इस मकान को किराए पर उठाया गया है। तो 2 माह का किराया अभी तक बकाया है, जिसमें से आधा वसूली योग्य नहीं है और इसमें से आधा यानी कि 15,000 अनरियलाइज रेंट है। उन्होंने सभी मकानों के संबंध में गत वर्ष में निम्न व्ययों का भुगतान किया और जितने भी इनके पास मकान हैं, उन मकानों के संबंध में इन्होंने जो भुगतान किया है, नीचे उसकी सूचना दी गई है। चुकाए गए नगरपालिका कर, नगरपालिका मूल्य के 10%, नगरपालिका मूल्य का 10% नगरपालिका कर चुकाया जाता है और कुल मिलाकर उन्होंने सभी मकानों के संबंध में 52,000 रुपये कर चुकाया है। बीमा प्रीमियम चुकाया है 30,000 रुपये। तो 30 बीमा प्रीमियम का जो है मकान संपत्ति शीर्षक, जो मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय बीमा प्रीमियम का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। मरम्मत व्यय, किराया संग्रह करने के व्यय, वार्षिक भार, इन सभी प्रकार के व्ययों का कोई भी जो है समायोजन मकान संपत्ति से आय में से नहीं किया जाता। सभी मकानों के लिए ऋण का ब्याज 5,20,000 रुपये। जितने भी इसके पास मकान है, स्वयं के रहने के मकान को सम्मिलित करते हुए सब पर जो ऋण पर ब्याज चुकाया है, ऋण का ब्याज है, वो है 5,20,000 रुपये। एक मकान जिसका किराया 15,000 रुपये प्रति माह है, तो इसके पास जो भी मकान, उनमें से एक में स्वयं रहता है, दूसरा मकान उन्होंने कंपनी को किराए पर उठा रखा है, जिसके संबंध में 2,43,000 रुपये किराया प्राप्त हुआ है। तीसरे मकान को इन्होंने 15,000 रुपये प्रति माह किराए से उठा रखा है, जिसका 30,000 रुपये किराया अभी तक बाकी है और उसमें से आधा किराया न वसूली होने योग्य है। चौथा मकान जिसका किराया 15,000 रुपये प्रति माह है, 6 माह के लिए खाली रहा, वो 6 माह के लिए खाली रहा है। और पांचवा मकान, एक अन्य मकान की बात की जा रही है, वो पांचवा मकान है, एक अन्य मकान जिसका किराया 9,000 रुपये प्रति माह है, 10 माह खाली रहा। तो इसके पास इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 मकान है, जिसमें से एक मकान में वो स्वयं रहता है, बाकी 4 मकान किराए पर उठाए गए हैं। इन 4 मकानों में से पहला मकान इन्होंने एक सार्वजनिक सीमित कंपनी को किराए पर उठा रखा है। दूसरा मकान जिसके संबंध में अभी तक किराया बकाया है 30,000 रुपये, इसका जो किराया है वो 15,000 रुपये प्रति माह है। तीसरा मकान भी किराए पर उठा रखा है, जिसका किराया भी 15,000 रुपये प्रति माह है, लेकिन वो गत वर्ष में 6 माह के लिए खाली रहा था। और एक चौथा मकान किराए पर उठा रखा है, उसका किराया 9,000 रुपये प्रति माह है, वो गत वर्ष में 10 माह खाली रहा था। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए डॉक्टर M.L. शर्मा की मकान संपत्ति की आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि सभी मकान संपत्तियां वित्तीय वर्ष 1997-98 में बनवाई गई थी और जो भी मकान है इसके पास, जितने भी मकान है, वो सारे के सारे मकान 1997-98 में बनवाए गए थे, यह मानते हुए इनकी मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर M.L. शर्मा फॉर द assessment year 2020-21।
पहला मकान इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, तो पहला मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ और फिफ्थ हाउस। तो इस क्वेश्चन में 5 मकानों के बारे में सूचना दी गई है। एक मकान इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, बाकी 4 मकान किराए पर उठाए गए हैं। तो पहले इनका जो है मकानों का नगरपालिका मूल्य लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू। तो जो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, देखिए क्वेश्चन दिया गया चुकाए गए नगरपालिका कर, नगरपालिका मूल्य के 10%। नगरपालिका कर 52,000 रुपये चुकाए गए हैं। तो सभी मकानों का नगरपालिका मूल्य 52,000 रुपये नगरपालिका कर चुकाए गए हैं। यह नगरपालिका मूल्य के 10% है, तो 100% कितना होगा, वो नगरपालिका मूल्य हो जाएगा। नगरपालिका मूल्य के 10% नगरपालिका कर चुकाए हैं, यानी कि 52,000 10% है, तो 100% होगा 5,20,000 रुपये। तो सभी मकानों का नगरपालिका मूल्य है 5,20,000 रुपये। स्वयं के रहने के मकान का नगरपालिका मूल्य घटा देंगे। तो 5,20,000 रुपये सभी मकानों का नगरपालिका मूल्य है, और स्वयं के रहने के मकान का नगरपालिका मूल्य क्वेश्चन में दिया गया है 1,60,000 रुपये, जिस मकान में वो स्वयं रहते हैं। तो 5,20,000 में से 5,20,000 में से 1,60,000 माइनस कर देंगे, तो 3,60,000 रुपये आ रहे हैं। तो 3,60,000 रुपये किराए पर उठाए गए मकानों का नगरपालिका मूल्य है। किराए पर उठाए गए मकानों का नगरपालिका मूल्य 3,60,000 रुपये जो किराए पर उठाए गए नगरपालिका मकानों का नगरपालिका मूल्य है। अब प्रत्येक मकान का नगरपालिका मूल्य कितना है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो हम ये मानेंगे कि सभी मकानों का नगरपालिका मूल्य समान है। जो मकान किराए पर उठाए गए हैं उन सभी मकानों का नगरपालिका मूल्य एक समान है। तो किराए पर उठाए गए प्रत्येक मकान का नगरपालिका मूल्य 3,60,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आता है 90,000 रुपये। तो जो मकान किराए पर उठाए गए हैं उन मकानों का प्रत्येक का नगरपालिका मूल्य है 90,000 रुपये। तो जो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका म्युनिसिपल वैल्यू होगी नील, और बाकी मकानों का नगरपालिका मूल्य है 90,000 रुपये। और जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है वही जो है एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट ये सब दिए होते तो फिर हम जो है एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन करते, लेकिन क्वेश्चन में केवल म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी हुई है, तो म्युनिसिपल वैल्यू ही यहां पर जो है एक्सपेक्टेड रेंट है। दूसरा, रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट। जो नए वसूल हुए किराए को घटाकर हम रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड की गणना करेंगे। तो पहले मकान के संबंध में रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड नील है। दूसरा मकान एक कंपनी को किराए पर दिया गया है। दूसरा मकान
एक कंपनी को किराए पर दिया गया है और कंपनी ने उस मकान के संबंध में 2,43,000 रुपये दिसंबर 2019 में दिए हैं, किराए के चुकाए हैं। तो गत वर्ष में अगर 2,40,000 रुपये से अधिक किराए का भुगतान किया जाता है तो फर्म और कंपनी के द्वारा उस किराए के संबंध में किराए की भुगतान की राशि का 10% TDS काटकर भुगतान किया जाएगा। अगर गत वर्ष 2019-20 में यदि फर्म तथा कंपनी के द्वारा $2,40,000 रुपये से अधिक किराए का भुगतान किया जाता है तो किराए की राशि का 10% जो है TDS काटकर भुगतान किया जाएगा। तो 2019-20 में अगर फर्म तथा कंपनी के द्वारा 2,40,000 रुपये से अधिक किराए का भुगतान किया जाता है तो किराए की राशि का 10% TDS काटकर भुगतान किया जाएगा। अगर वेस्टी और हिंदू अविभाजित परिवार है उनके द्वारा भी अगर 2,40,000 रुपये से अधिक किराए का भुगतान किया जाएगा तो उनके द्वारा भी जो है किराए की राशि पर 10% TDS काटकर किराए का भुगतान किया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जो वेस्टी और हिंदू अविभाजित परिवार है उनकी पुस्तकों का अंकेक्षण होना चाहिए धारा 44 AB के अंतर्गत। यानी कि जो वेस्टी और हिंदू अविभाजित परिवार जो व्यापार चला रहे हैं उससे जो व्यापार की सकल प्राप्तियां हैं वो 1 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। अगर वेस्टी और हिंदू अविभाजित परिवार किसी प्रकार के पेशे में लगे हुए हैं तो जो है पेशे से सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए। यानी कि उनकी पुस्तकों का अंकेक्षण होना चाहिए धारा 44 AB के अंतर्गत। अगर वेस्टी और हिंदू अविभाजित परिवार की पुस्तकों का अंकेक्षण धारा 44 AB के अंतर्गत होता है तो वेस्टी और हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा भी गत वर्ष में अगर 2,40,000 रुपये से अधिक किराए का भुगतान किया जाता है तो किराए की राशि का 10% TDS काटकर भुगतान किया जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो पहला मकान है यानी कि जिन किराए के मकानों की हम बात कर रहे हैं उनमें से पहला मकान जो है वो एक सार्वजनिक सीमित कंपनी को किराए पर उठाया गया है और कंपनी से 2,43,000 रुपये किराए के प्राप्त हुए हैं जिस पर 10% TDS काटकर भुगतान किया गया है। तो 2,43,000 रुपये जो 2,43,000 रुपये हैं तो कंपनी को किराए पर उठाए गए मकान का सकल किराया जो किराया प्राप्त हुआ है 2,43,000 रुपये वो शुद्ध किराया प्राप्त हुआ है 10% TDS काटने के बाद। तो सकल किराया कितना होगा? 2,43,000 रुपये भुगतान किया है जो कि 90 रुपये के बराबर है, 90% है, 10% TDS कटा हुआ है। तो 90 के बराबर है 2,43,000 तो 100 के बराबर कितना होगा? 100% कितना होगा? तो 2,43,000 में 90 का भाग लगा दिया जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,70,000 रुपये। तो सकल किराया जो है जिस मकान को कंपनी को किराए पर उठाया गया है उसका सकल किराया है 2,70,000 रुपया। तो जो पहला मकान है किराए पर जो मकान उठाया गया है दूसरे नंबर का मकान उसका जो रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड है 2,70,000 रुपया। 2,43,000 रुपये प्राप्त हुए हैं लेकिन उसमें TDS कटा हुआ है तो उसको सकल बनाने पर 2,70,000 रुपये होते हैं। दूसरे मकान के बारे में कहा गया है कि दूसरे मकान के संबंध में 30,000 रुपया अभी तक बकाया है। जब हम बात कर रहे हैं दूसरे मकान तीसरे मकान की तो हम बात कर रहे हैं किराए पर उठाए गए मकानों की। तो जो मकान किराए पर उठाया गया उसमें से दूसरा मकान है उसका किराया 30,000 रुपये अभी तक बकाया है।
2 माह का किराया 30,000 रुपये बकाया है, यानी कि 1 महीने का किराया होता है 15,000 रुपये, जिसमें से आधा वसूली योग्य नहीं है, यानी कि 15,000 रुपये वसूली योग्य नहीं है। तो 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराए पर उठाए गए दूसरे मकान का साल भर का किराया बनता है 1,80,000 रुपये, जिसमें से 15,000 रुपये वसूली योग्य नहीं है। तो 1000 में से 15,000 रुपये हम जो है न वसूल हुए किराए के डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड होगा 1,65,000 रुपये। एक अन्य मकान के बारे में लिखा है कि एक अन्य मकान जिसका किराया 15,000 रुपये प्रति माह है, 6 माह के लिए खाली रहा है, तो जो रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड है उसका एडजस्टमेंट हम ग्रोस एनुअल वैल्यू की गणना करते समय करते हैं बाद में। तो अभी रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में खाली रहने की अवधि का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। तो 15,000 रुपये प्रति माह किराया है, तो 12 महीने का किराया हुआ 1,80,000 रुपये। रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में से केवल नया वसूल हुआ किराया या फिर जिस अवधि के दौरान करदाता स्वयं मकान में रहा है उस अवधि के किराए का एडजस्टमेंट होता है। तो 1,80,000 रुपये किराया है तीसरा जो मकान किराए पर उठाया गया उसके संबंध में। और चौथा मकान 9,000 रुपये किराया प्रति माह पर किराया जिसका किराया 9,000 रुपये प्रति माह है, वो 10 माह खाली रहा है, तो 9,000 के हिसाब से 12 महीने का किराया हो गया 1,08,000 रुपये। इन दोनों में से जो अधिक होगा उसको साइड कर लेंगे, विच एवर इज हायर, ए और बी, इन दोनों में से जो अधिक है उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करने के लिए साइड में कर लेंगे। नील, इसमें अधिक है 2,70,000 रुपये, इन दोनों में अधिक है 1,65,000 रुपये, इन दोनों में अधिक है 1,80,000 रुपये, और जो है पांचवें मकान में अधिक है 1,08,000 रुपये। अब अगर कोई मकान खाली रहा है तो उसको हम खाली रहने की अवधि का किराया घटा देंगे, रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। तो जिस मकान का किराया 15,000 रुपये प्रति माह है, किराए पर उठाए गए मकानों में से तीसरा मकान, तो उस किराए वो मकान 6 माह के लिए खाली रहा है, तो 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 महीने का किराया होता है 90,000 रुपये। और एक अन्य मकान जिसका किराया 9,000 रुपये प्रति माह है, वो मकान 10 महीने के लिए खाली रहा है, तो 10 महीने का किराया होता है 9,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 90,000 रुपये। तो खाली रहने की अवधि के किराए का एडजस्टमेंट हमने कर दिया है, वो घटा दिया है। अब जो राशि प्राप्त होगी वो राशि है ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस है उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू है नील। जो मकान किराए पर उठाया गया है, कंपनी को किराए पर दिया गया है, उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू है 2,70,000 रुपये। तीसरे मकान की ग्रोस एनुअल वैल्यू 1,65,000 रुपये। और जो मकान 6 माह के लिए खाली रहा है उस मकान की ग्रोस एनुअल वैल्यू है 90,000 रुपये। और जो मकान 10 माह के लिए खाली रहा है उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू है 18,000 रुपये। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस घटा दिए जाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस है नगर पालिका मूल्य का 10%। तो सेल्फ ऑक्युपाइड मकान के संबंध में म्युनिसिपल टैक्सेस है नील, और बाकी सभी मकानों के संबंध में म्युनिसिपल टैक्सेस होंगे 9,000 रुपये, क्योंकि सभी मकानों का जो नगर पालिका मूल्य है वो है 90,000 रुपये, और नगर पालिका कर जो है नगर पालिका मूल्य का 10% है। तो 9,000 रुपये जो है किराए पर उठाए गए मकानों के संबंध में नगर पालिका कर चुकाए गए हैं। ये लेस कर देंगे तो ये आ जाएगी मकानों की एनुअल वैल्यू। तो सेल्फ ऑक्युपाइड मकान की एनुअल वैल्यू है नील। कंपनी को किराए पर उठाए गए मकान की एनुअल वैल्यू है 2,61,000 रुपये। और जिस मकान का किराया 30,000 रुपये बाकी है उस मकान की एनुअल वैल्यू है 1,56,000 रुपये।
जो मकान 6 माह खाली रहा उस मकान की एनुअल वैल्यू है 81,000 रुपये, और जो मकान 10 माह खाली रहा है उसकी एनुअल वैल्यू है 9,000 रुपये। एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन है @30% ऑफ AV। एनुअल वैल्यू का 30% जो है मानक कटौती दी जाती है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान के संबंध में स्टैंडर्ड डिडक्शन है निल। जो मकान कंपनी को किराए पर दिया गया है उसके संबंध में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 78,300 रुपये। जिस मकान का 30,000 रुपये किराया बकाया था उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है 1,56,000 का 30%, 46,800 रुपये। जो मकान 6 माह के लिए खाली रहा उस मकान के संबंध में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 24,300, और जो मकान 10 माह खाली रहा था उसके संबंध में स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी 2,700 रुपये की। और एक दूसरी कटौती दी जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो क्वेश्चन लिखा है कि सभी मकानों के लिए ऋण का ब्याज है 5,20,000 रुपये। अब क्वेश्चन में यह नहीं दिया गया है कि किस मकान के संबंध में कितना ऋण लिया गया था। तो हम क्या करेंगे कि जो ऋण का ब्याज है उसको हम नगरपालिका मूल्य के अनुपात में बांट देंगे। ऋण पर ब्याज को नगरपालिका मूल्य के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो एक तो है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और दूसरे हैं लेट आउट हाउसेज। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसका नगरपालिका मूल्य है 1,60,000 रुपये, और जो लेट आउट है, जो किराए पर उठाए गए मकान है, उनका नगरपालिका मूल्य है 3,60,000 रुपये। अगर इसको और कम कर लिया जाए तो इसको 16:36 हो जाएगा, और ऋण का ब्याज है 52,000 रुपये। तो स्वयं के रहने के मकान पर मकान का ऋण पर ब्याज, इसको और छोटा कर लिया जाए, अगर 8:18 हो जाएगा, और फिर इसको अगर और कम कर लिया जाए तो 4:9 हो जाएगा ये। तो 4:9 आ रहा है जो नगरपालिका मूल्य का अगर अनुपात याद करें तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और जो लेट आउट हाउसेज हैं उनका अनुपात आ रहा है 4:9। तो स्वयं के रहने के मकान का ऋण पर ब्याज होगा, कुल ऋण पर जो ब्याज है वो है 5,20,000 रुपये। तो 5,20,000 को 13 से डिवाइड कर देंगे, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज का जो अनुपात आ रहा है, स्वयं के रहने के मकान का जो नगरपालिका मूल्य का जो अनुपात है उससे गुणा कर देंगे। तो 13 का भाग लगा दिया जाएगा 5,20,000 में, 13 का भाग लगा देंगे और 4 से गुणा कर देंगे, तो 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये 5,20,000 में से स्वयं के रहने के मकान का ऋण पर ब्याज है, और किराए पर उठाए गए मकानों का मकानों के ऋण पर ब्याज। तो 5,20,000 रुपये कुल ब्याज है, जिसमें से जो 9 अनुपात है, 9 भाग हो जाएगा किराए पर उठाए गए मकानों के ऋण पर ब्याज। तो 5,20,000 को 13 से डिवाइड कर देंगे और 9 से गुणा कर देंगे,
60,000 रुपये। तो स्वयं के रहने के मकान का ऋण पर ब्याज है 1,60,000 रुपये। अब जिस मकान में करदाता स्वयं रहता है उस मकान के संबंध में जो अधिकतम ब्याज की कटौती है वो दी जा सकती है 30,000 रुपये की। अगर जो मकान है, जो ऋण है, ऋण अगर 1 अप्रैल 1999 से पूर्व लिया गया है और करदाता उस मकान का प्रयोग स्वयं के रहने के लिए करता है तो ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती 30,000 रुपये दी जाएगी। यहां पर जो ऋण पर ब्याज है, ऋण पर ब्याज कुल मिलाकर है 5,20,000 रुपये का। कुल मिलाकर ऋण पर ब्याज बन रहा है 5,20,000 रुपये का। और इस ब्याज को अब क्वेश्चन में किस मकान के संबंध में कितना ऋण लिया गया है ये नहीं दिया गया है, तो हमने क्या किया कि जो ऋण पर ब्याज है उसको हमने नगरपालिका मूल्य के अनुपात में बांटा है। तो जब हमने नगरपालिका मूल्य का अनुपात ज्ञात किया गया तो उसका अनुपात आता है 4:9। नगरपालिका मूल्य है 1,60,000 है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का, और लेट आउट हाउसेज जो हैं बाकी बचे हुए उनका नगरपालिका मूल्य आता है 3,60,000 रुपये। कुल मिलाकर 5,20,000 रुपये जो है नगरपालिका मूल्य है पांचों मकानों का। तो अगर हमने जब अनुपात ज्ञात किया तो 16:36, 8:18 और 4:9। तो हमने जो ये 5,20,000 रुपये जो ऋण पर ब्याज है उसको नगरपालिका मूल्य के अनुपात में बांटा है 4:9 के। तो जब हमने इसको नगरपालिका मूल्य के अनुपात में बांटा तो हमने पाया कि जो स्वयं के रहने के मकान के ऋण पर ब्याज आ रहा 1,60,000 रुपये। जो स्वयं के रहने का मकान है वो मकान 1 अप्रैल 1999 से पहले खरीदा गया है। इस मकान के संबंध में जो ऋण है वो 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि सभी मकान संपत्तियां वित्तीय वर्ष 1997-98 में बनवाई गई है। तो अगर 1 अप्रैल 1999 से पूर्व स्वयं के रहने के मकान के संबंध में अगर कोई ऋण लिया गया है तो उस ऋण पर ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा होती है 30,000 रुपये। तो यहां पर स्वयं के रहने के मकान के ऋण पर ब्याज बन रहा है 1,60,000 रुपये, लेकिन कटौती दी जाएगी केवल 30,000 रुपये की। इंटरेस्ट ऑन लोन की जो कटौती दी जाएगी स्वयं के रहने के मकान के संबंध में वो दी जाएगी 30,000 रुपये की, क्योंकि ये मकान 1997-98 में इस मकान के लिए ऋण लिया गया है। 1 अप्रैल 1999 से पूर्व स्वयं के रहने के मकान के संबंध में अगर ऋण लिया जाता है तो उस मकान पर जो है अधिकतम ऋण पर ब्याज की कटौती दी जाती है 30,000 रुपये की। अब हम बात करेंगे किराए पर उठाए गए मकानों के संबंध में। तो किराए पर उठाए गए मकानों के ऋण पर ब्याज बन रहा है 3,60,000 रुपये। क्वेश्चन में यह नहीं लिखा हुआ है कि किस मकान के संबंध में कितना ऋण लिया गया है। तो चारों मकानों, जो 4 मकान किराए पर उठाए गए हैं, उन चारों मकानों के लिए जो है इस ऋण पर ब्याज को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, किराए पर उठाए गए प्रत्येक मकान के संबंध में ऋण पर ब्याज। तो किराए पर उठाए गए मकानों के संबंध में ऋण पर ब्याज है 3,60,000 रुपये। 4 मकान किराए पर उठाए गए हैं तो प्रत्येक मकान के संबंध में होगा 90,000 रुपये ऋण पर ब्याज होगा। जो मकान किराए पर उठाए जाते हैं उन मकानों के संबंध में अगर ऋण लिया जाता है तो उस ऋण पर ब्याज की कटौती की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। तो प्रत्येक मकान के संबंध में 90,000 रुपये की जो है ब्याज की कटौती दे दी जाएगी। जो मकान किराए पर उठाए गए हैं उनके संबंध में 90,000 रुपये जो है प्रत्येक मकान के लिए ब्याज की कटौती दी जाएगी। तो जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने के बाद में जो अमाउंट प्राप्त होता है वह टैक्सेबल इनकम होगी। टैक्सेबल इनकम होगी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान के संबंध में 30,000 रुपये जो है मकान से हानि है। जो दूसरा मकान है उसकी एनुअल वैल्यू है 2,61,000 रुपये। इसमें से 78,300 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 90,000 रुपये ब्याज के घटाने के बाद में 92,700 रुपये जो मकान कंपनी को किराए पर उठाया गया है उस मकान से आय है 92,700 रुपये।
जिस मकान के संबंध में 30,000 रुपये किराया बकाया है, उस मकान की एनुअल वैल्यू है 1,56,000 रुपये, 46,800 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी जाएगी और 90,000 रुपये ब्याज के घटाए जाएंगे। तो इस मकान से आय प्राप्त हो रही है 19,200 रुपये। तीसरा मकान जो 6 माह खाली रहा, उसकी एनुअल वैल्यू है 81,000 रुपये, उसमें से 24,300 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी और 90,000 रुपये जो है ब्याज की कटौती की जाएगी। तो इस मकान से हानि है 33,300 रुपये। और जो एक अन्य मकान है जो 10 माह खाली रहा था, उस मकान का एनुअल वैल्यू है 9,000 रुपये, उसमें से 2700 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी और 90,000 रुपये ब्याज के घटाए जाएंगे। तो इस मकान से हानि हो रही है 83,700 रुपये की। तो कुल मिलाकर अगर देखी जाए मकान संपत्ति से आय, कुल मिलाकर अगर मकान संपत्ति से आय देखी जाए तो स्वयं के रहने के मकान संपत्ति, मकान से आय ये 30,000 रुपये की हानि है और किराए पर उठाए गए मकानों से आय 92,700 रुपये प्लस 19,200 रुपये। इसमें से हानि है 33,300 रुपये की और 83,700 रुपये की। तो 92,700 प्लस 19,200, 1,11,900 रुपये की आय हुई है 2 मकानों से और 33,300 माइनस 83,700, 33,300 प्लस 83,700, 1,17,000 की हानि हुई है। तो 1,11,900 में से 1,11,900 में से 1,17,000 जब माइनस करते हैं तो हानि आएगी 5,100 रुपये की। यानी कि कुल मिलाकर 35,100 रुपये जो है की हानि है मकान संपत्ति से, हानि हुई है 35,100 रुपये की। 30,000 रुपये की हानि तो है स्वयं के रहने के मकान से और बाकी 5,100 रुपये की हानि हुई है किराए पर उठाए गए मकानों से। 2 मकानों से मकान संपत्ति से आय हुई है 2 मकानों से 92,700 की और 19,200 रुपये की, और बाकी जो 2 मकान हैं उनसे हानि हुई है 33,300 की और 83,700 की। तो कुल मिलाकर जो मकान किराए पर उठाए गए हैं उनसे 5,100 रुपये की हानि हो रही है और मकान संपत्ति से हानि है 35,100 रुपये की। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।